तो हाँ, स्टेशनरी वेव कर लिया था ना। अरे तुम तो बेटा बहुत दिन बाद दिखे। सब ठीक है सब? कुछ कह रहे हो क्या? अच्छा। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि इस कैटेगरी में आती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कैटेगरी में। तो साउंड वेव को एक्चुअली चलने के लिए मीडियम चाहिए, इसीलिए अगर मान लीजिए मून पर कोई एक्सप्लोजन हो जाए तो वो आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में वैक्यूम है ना। जैसे आप भी कभी इस बात को नोटिस करिएगा कि आप जब बोलते हैं तो आपके मुंह से बार बार हवा निकल रही होती है ना। कोई अगर स्पीकर हो, लाउड स्पीकर, उसके पास भी आप हाथ रखेंगे तो देखेंगे कि उससे हवा बाहर आ रही होती है, ठीक है। तो एक्चुअली साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम। वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में ट्रेवल कर सकता है, पर मोस्ट कॉमनली तो गैसेस में ही करता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये एक पर्सन है, ये है स्पीकर जो बोल रहा है, और ये एक आदमी है जो सुन रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में एयर है, ठीक है। सोर्स, ठीक है। अब देखो, इनके बीच में एयर प्रेजेंट है ना। अगर कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, बिल्कुल साइलेंस है, तो भी एयर तो प्रेजेंट है ही। तो ये हम क्या करते हैं, जो इनके बीच की एयर है ना, उसको कई अलग अलग लेयर्स में हम बांट देते हैं। मान लीजिए ये है लेयर 1, 2, ये देखिए कई सारी लेयर्स हैं। अब जैसे जब भी आप कुछ बोलेंगे ना तो आपके मुंह से हवा निकलेगी। वो हवा क्या करती है, जैसे इस पर्सन ने बोला है ना, तो हवा निकली। अब इस हवा ने क्या किया, जो लेयर नंबर 1 है ना, उसे धक्का दिया, तो लेयर नंबर 1 जाकर लेयर नंबर 2 से टकराई। बाकी लेयर सब वैसी हैं, बस ये 2 है और 1 इसके बिल्कुल पास आ गया। बाकी जैसे 3 है, 4 है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 5, 6, ये सब वैसी के वैसे हैं। 1 जाके 2 से टकराया, तो अब सोचिए 1 और 2 के बीच में जो भी एयर प्रेजेंट होगी, जब 1 2 के पास चला गया तो उस एयर की वॉल्यूम कम हो गई, लेकिन मास तो उतना ही रहा। अगर वॉल्यूम कम हो जाए, मास उतना ही रहे, तो मास अपॉन वॉल्यूम करके डेंसिटी बढ़नी चाहिए, है ना। तो ये जो 1 और 2 है ना, इनके बीच में एक ऐसा रीजन आ जाता है जहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इस रीजन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कंप्रेशन।
तो अगर कोई पूछे कि कंप्रेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे कंप्रेशन एक ऐसा रीजन होता है जहां पर एयर के पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, तो वॉल्यूम कम हो जाती है, तो डेंसिटी बढ़ जाती है। कोई डाउट? ठीक है। अब देखो लेयर नंबर 1 जाके 2 से टकराई, तो 1 2 से टकराई, तो 1 ने 2 को धक्का दिया, तो 2 आगे जाने लगा और 1 वापस पीछे चला गया। तो 1 चला गया पीछे और 2 आकर ये है 3, 2 आकर 3 से टकराया और 1 चला गया पीछे। तो आप ये देखिए कि 2 और 3 के बीच में अब हो गया कंप्रेशन, है ना। लेकिन 1 और 2 के बीच जो डिस्टेंस था ना वो बढ़ गया, तो 1 और 2 के बीच जो एयर थी वो ज्यादा वॉल्यूम में आ गई, मतलब अब उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो जैसे यहां पर जब दो लेयर के बीच की वॉल्यूम बढ़ जाए, डेंसिटी कम हो जाए, तो इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, रेयर फैक्शन, है ना, फ्रैक्शन नहीं है, रेयर फैक्शन है। ठीक है, तो रेयर फैक्शन वो है जहां पर डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी से कम है। अब देखिए क्या होगा, 1 ऑब्जर्वर के बिल्कुल पास पहुंच गया होगा, लेकिन ऑब्जर्वर तो बोले जा रहा है, तो उसने क्या किया होगा, फिर से 1 को आगे धक्का दे दिया होगा। 2 जाके 3 से टकराया था, तो 3 आगे जा रहा होगा और 2 वापस जा रहा होगा। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद 1 और 2 एक दूसरे के बिल्कुल पास आ चुके हैं, क्योंकि 1 आगे जाएगा 2 पीछे जाएगा। जो 3 है वो जाके टकराएगा 4 से, और बाकी 5 6 7 और 8 ये सब वैसे ही है। तो आप देखिए ये कंप्रेशन आ गया, ये आ गया रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन, है ना। अब फिर क्या होगा, देखो 1 वापस चला जाएगा पीछे, 2 आगे जाएगा, 3 पीछे जाएगा, 4 आगे जाएगा, तो फिर क्या होगा, 1 पीछे चला गया, 2 आया और 3 से टकराया, 4 आया 5 से टकराया, बाकी 6 7 8 9, है ना। तो आप देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो एयर है ना उसमें ये कंप्रेशन और रेयर फैक्शन बनते जा रहे हैं, और यही कंप्रेशन और रेयर फैक्शन जब उस ऑब्जर्वर तक पहुंचते हैं ना, तो उसे ये आवाज सुनाई देने लगती है। समझ में आया लॉजिक? हाउ कैन साउंड ट्रेवल? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द एयर, है ना, थ्रू कंप्रेशन एंड रे। इसीलिए मीडियम की जरूरत है। अगर मीडियम ही नहीं हुआ तो ये कंप्रेशन और रेयर फैक्शन कहां से हो पाएंगे? समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये लॉजिक क्लियर हुआ ये वाला। ठीक है, इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं, बस एक पॉइंट लिख लो। हाँ, साउंड वेव में लिख लो, साउंड ट्रेवल्स in the form of sound travels in the form of compressions and what are compressions? They are regions of हायर डेंसिटी। बहुत से लोगों को लगता है
कि हायर प्रेशर पर नहीं, दे आर रीजन्स ऑफ हायर डेंसिटी। एंड रेयर फैक्शंस हैं रीजन्स ऑफ लोअर डेंसिटी। नहीं, मतलब ऐसा लोगों को फील होता है पर ऐसा होता नहीं। वॉल्यूम, ये तो कंफर्म है कि वॉल्यूम कम हो रही तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रेशर एक्चुअली थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, वो अभी देखते हैं। अच्छा एक चीज और, साउंड के केस में क्या हो रहा है देखो, जितने भी जैसे लेयर नंबर 1 थी वो आगे गई, फिर वापस पीछे चली गई, फिर आगे चली गई, फिर पीछे चली गई, यानी एक्स एक्सिस पे चल रही है ना। और जो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन है वो भी जब सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं तो वो भी एक्स में चल रहे हैं। मतलब साउंड वेव में एक खास चीज होती है कि पार्टिकल जिस एक्सिस में मूव करता है वेव भी उसी एक्सिस में मूव करती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्ट्रिंग में क्या हो रहा था, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा था, वेव आगे जा रही थी, ठीक है। और एक चीज, जो साउंड वेव होती है ना, अब जैसे हम बोल रहे हैं साउंड वेव मतलब जो हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन असल में ना ये एक वेव नहीं होती, ये 3 अलग अलग तरह की वेव होती हैं, जिनमें से हम किसी भी वेव को साउंड वेव कह सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स या 3 टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स। मतलब इन तीनों में से किसी को भी आप साउंड वेव कह सकते हैं। सबसे पहली जो वेव होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट वेव। ये जो वेव है ये बताती है कि पार्टिकल्स किस तरफ जाएंगे, इधर ऐसे, फिर वापस, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। कौन से एक्सिस में चल रहे पार्टिकल, एक्स में। जो वेव है वो कौन से एक्सिस में चल रही, वो भी एक्स में चल रही। ये जो है ना इसको हम ऐसे बनाते हैं, यहां एस लिख देते हैं, एस मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यहां टी लिख देते हैं टाइम के साथ साथ। तो ये ऐसा कुछ है। इस डिस्प्लेसमेंट वेव को हम लोग लिख रहे हैं एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन, अब आप देखिए साइन के अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स है, जो भी साइन के अंदर होता है वो वेव का डायरेक्शन बताता है। तो चूंकि वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही थी तो मैंने लिख दिया ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां पे पार्टिकल वाई में नहीं जा रहा, जो वेव की इक्वेशन पहले लिखी थी ना स्ट्रिंग वाली, वो y इज इक्वल टू करके लिखी थी, क्योंकि पार्टिकल y में जाता था। यहां पर पार्टिकल भी x में जा रहा, अब आइडियली तो बाहर भी x लिखना चाहिए यहां पे, क्योंकि पार्टिकल इज गोइंग अलोंग x एक्सिस। लेकिन फिर दिक्कत है कि अब x बाहर भी और x अंदर भी तो कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए s से डिनोट कर दिया। ये मैक्सिमम वैल्यू s नॉट, और यहां पर ये जो s नॉट है ना इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड।
याद रह पाएगा, S इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, एक और वेव है जिस वेव को कहते हैं डेंसिटी वेव। अच्छा एक बात बताओ, एयर की डेंसिटी क्या होती है, किसी को आइडिया? एयर की डेंसिटी वैल्यू किसी को पता हो? एयर की डेंसिटी की वैल्यू, एयर की डेंसिटी की वैल्यू होती है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी जगह पर कोई साउंड ना चल रहा हो तो वहां पर क्या होगा, ये देखिए मैं यहां पे लिखता हूं डेंसिटी और यहां पे लिख देता हूं टाइम। मान लीजिए किसी जगह पर कोई साउंड ना हो, बिल्कुल शांत माहौल हो, तो वहां पर जो डेंसिटी है ना वो टाइम के साथ साथ बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। कितनी रहेगी? 1.29 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर मान लीजिए यहां साउंड आ जाए, अब साउंड क्या करेगा? कंप्रेशन, रेयरफेक्शन बनाएगा। जहां कंप्रेशन होगा वहां डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, जहां रेयरफेक्शन होगा वहां डेंसिटी कम हो जाएगी। तो साउंड आने पर जो डेंसिटी है ना, किसी किसी जगह पर 1.29 से थोड़ी ज्यादा होगी, किसी किसी जगह पर थोड़ी कम होगी। तो डेंसिटी का ग्राफ ऐसे बनता है, देखिएगा ये ओरिजिन से नहीं बना, क्योंकि डेंसिटी जीरो थोड़ी है। यहां से कहीं कहीं पर डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। कितनी हो गई? ये हो गई 1.29 प्लस रो नॉट, सही लिखा मैंने, थोड़ी ज्यादा। और कहीं कहीं पर कम हो गई, ये हो गई 1.29 माइनस रो नॉट। तो डेंसिटी वेव जो है ना, एक्चुअल डेंसिटी नहीं बताती, वो ये बताती है कि यहां पर डेंसिटी क्या नॉर्मल डेंसिटी से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। इसीलिए डेंसिटी वाली वेव को लोग रो की जगह डेल्टा रो से डिनोट करते हैं कि इस जगह पर डेंसिटी का चेंज कितना आएगा, मतलब ओरिजिनल डेंसिटी से कितनी ज्यादा होगी। तो वो ये ऐसे लिख देते हैं, रो नॉट साइन ये देखिए दिस इज द डेंसिटी वेव। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो डेंसिटी वेव है और जो डिस्प्लेसमेंट वाली वेव है, दोनों में साइन लिखा हुआ है, दोनों में ही अंदर है ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो दोनों का फेज जो है ना, फेज वो एक जैसा है। यहां भी ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है, वहां भी ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो कोई हमसे अगर पूछे व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव, तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ? पहली वेव क्या बताती है कि जो एयर के जो पार्टिकल है वो कैसे कैसे चल रहे हैं। दूसरी वेव बताती है कि जिस मीडियम में साउंड चल रहा है उसकी डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है। तीसरी एक और वेव होती है जिस वेव की मदद से हम सुन पाते हैं। देखो हम सुन कैसे पाते हैं, हमारे कानों में वो है ना ईयर ड्रम, उसी पर जब ये एयर आकर लगती है, तो जैसे जब लगती है वो तेजी से लगती है, ठीक है गगनदीप, तेजी से लगती है।
नहीं, क्योंकि तुम ही पूछ रहे थे ना, वो डेंसिटी ज्यादा होगी तो वॉल्यूम ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, ऐसे करके। इसलिए ठीक है, इस चीज को सुनना, जब वो तेजी से लगती है तो हमें वो आवाज सुनाई देती है। अगर मान लो वो लगे ही ना हमारे कानों में, तो क्या हमें सुनाई देगी? इसीलिए आपको बताऊं, जो हम सुन पाते हैं ना, वो प्रेशर चेंज की मदद से सुन पाते हैं। इसलिए ये कान होना जरूरी नहीं है। अगर किसी जानवर के कान ना हो और उसकी बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन हो, जैसे कि मतलब अब कान होते या नहीं होते तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे कई ऐसे जानवर होते हैं उनके बहुत सारे पैर होते हैं। सांप के भी पैर होते हैं, जैसे कि कैटरपिलर हो गया, ठीक है, स्कॉर्पियन, है ना, इनके जो पैर होते हैं ना, वही प्रेशर का डिफरेंस सह लेते हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, कभी आप देखिएगा, कभी डिस्कवरी कहीं पे दिखाते हैं कि इधर से कीड़ा चल रहा है और उधर से एकदम से वो आया और उसने उसे, वो लॉजिक ही वही है, वो सारे पैर ऐसे रखा रहता है। अब वो एक पैर पे जब साउंड वाला डिस्टरबेंस आता है और फिर दूसरे पे आता है डिस्टरबेंस, इस डिस्टरबेंस से ना उसको ये पता चलता है कि ये मुझसे कितनी दूरी पर है। वो जो इतने पैर है उनका ऐसा नहीं कि वो फालतू में उतने पैर है, ठीक है, और हर पैर का यूज है। तो भले ही उसकी आंखें ना हो, उसके कान ना हो, फिर भी वो अपने पैरों की मदद से उसे सेंस कर पाता है। हाँ, अब उसमें यह है कि या तो वो तुम्हारी तरफ भी आ सकता है और दूर भी जा सकता है, ठीक है, इसलिए ऐसा मत करना, ठीक है, सब। तो ये क्लियर हुआ, बताइए। अच्छा, अब तीसरी जो वेव है ना, जिसकी मदद से हम सुन पा रहे हैं, वो है प्रेशर वेव। देखो, प्रेशर वेव जो है ना, ये क्या है, आप यहां देखिएगा। मान लीजिए अगर कोई साउंड कुछ ना हो, तो एयर का एक प्रेशर होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM। तो जहां जहां अगर कुछ नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, लेकिन अगर साउंड आ गया तो कहीं का प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है, कहीं का कम भी हो सकता है। तो ये देखो, देखो प्रेशर वाला ग्राफ। अब देखो, तुमने ये पूछा था कि जहां पे वॉल्यूम ज्यादा, क्या वहां डेंसिटी प्रेशर कम होना चाहिए? एक आप लॉजिक सोचिए, हम जब सुन पा रहे हैं तो तभी सुन पा रहे हैं जब एकदम से साउंड आया, हमसे टकराया, है ना, मतलब वो जो लेयर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो हमसे टकराएगी। अगर अब कोई भी चीज अगर SHM कर रही हो तो उसकी वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होगी, क्या मीन पोजीशन पर या एम्पलीट्यूड पर? इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर है, यानी ना तो कंप्रेशन है ना रेयरफेक्शन है, तब जाकर प्रेशर ज्यादा है। जब पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड में पहुंच गया तो वो हवा तो रुक गई ना, अब वो हवा रुक गई तो वो हमसे टकराएगी ही नहीं, तो उसकी मदद से हम कैसे सुन पाएंगे? इसीलिए प्रेशर वेव की खास बात ये होती है कि जहां कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है वहां प्रेशर नॉर्मल होता है। प्रेशर ज्यादा या कम वहां होता है जहां डिस्प्लेसमेंट वाली वेव जीरो पे, क्योंकि इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो अपनी मीन पोजीशन पे होगा। इसीलिए अब देखो, इसको लिख दिया PATM प्लस डेल्टा P, और इसको लिख दिया PATM माइनस डेल्टा P। तो जो डेल्टा P है ना, माइनस डेल्टा P नहीं, ऐसा करते हैं इसको, हाँ, प्लस P0 लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड है ना, माइनस P0। तो जो डेल्टा P है, जो प्रेशर की वेव है, प्रेशर का वेरिएशन दिखा रही है, वो ये है P0 कॉस।
तो प्रेशर वेव कॉस की है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेव साइन वाली है। इसीलिए ये बड़ा ही उनका कॉमन सवाल है कि जो प्रेशर वेव है और डिस्प्लेसमेंट वेव है उनके बीच फेज का डिफरेंस कितना है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन pressure wave and displacement wave is 90 degree. अच्छा, प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड कितना लिखा अपन ने? एम्पलीट्यूड कितना लिखा है? पी नॉट लिखा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या लिखा था? एस नॉट। तो इनके बीच एक रिलेशन होता है, पी नॉट इज इक्वल टू बी के एस नॉट। पी नॉट मतलब प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एस नॉट का मतलब ये जो बी है ना, ये है बल्क मॉड्यूलस। ये बल्क मॉड्यूलस कहां से आ गया? क्योंकि सोचो साउंड वेव जब चलती है तो उसका चलने का लॉजिक ही ये है कि वॉल्यूम कम करो फिर बढ़ाओ, वही कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसमें भी साउंड वेव चलेगी, चाहे सॉलिड में चले, चाहे लिक्विड में चले, चाहे गैस में, वो ऐसी चल सकती है। वॉल्यूम को कम करके कंप्रेशन बनाएगी, फिर बढ़ा के रेयरफेक्शन बनाएगी। तो जहां वॉल्यूम बढ़े, जहां कम हो, तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वही तो बल्क मॉडुलस होता है ना। के क्या होता है? के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ये तो खैर आपने सुना ही है। ऐसे ही ट्रेवल करेगी वॉल्यूम को बढ़ाकर और कम करके। सॉलिड ऐसे पहले ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। हाँ, जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होगा तब उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तभी उसका प्रेशर सबसे ज्यादा हो सकता है। नहीं, वॉल्यूम से कैसे रिलेट करेंगे? मैंने कहा तुम देखो वॉल्यूम कम कब होगी, जैसे ये पार्टिकल आया और यहाँ आके रुक गया, अब हुआ ना कंप्रेशन। अब अगर ये रुक गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 ना। इसका मतलब कि क्या इस समय ये ऐसे कान से हमारे टकरा रहा है? सोचो, नहीं टकरा रहा ना यार। तो यहाँ प्रेशर का कोई डिफरेंस हमें फील ही नहीं हो रहा, तो हमें आवाज सुनाई नहीं देनी। समझे? आवाज हमें वही सुनाई देगी जहां वो पार्टिकल तेजी से आके टकराते हैं और तेजी से वापस जाते हैं, तभी प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है एकदम से। अच्छा, कुछ आपको समझ में आया? इतना मैंने बताया, कुछ है? क्या कह रहा हूं? कम होता है ना हाथ, तो ठीक है। फास्ट करेगा, बहुत फास्ट। क्या कह रहे, क्या पूछना चाह रहे हो तुम ये पूछना चाह रहे हो कि सॉलिड में कैसे चलेगी वेव, है ना? तो मैं कह रहा हूँ चाहे सॉलिड में चले, चाहे लिक्विड में चले, चाहे गैस में चले, उसका तरीका यही है कि जिस भी चीज में चलती है उसको थोड़ा सा पहले कंप्रेस करती है, फिर एक्सपेंड करा देती है। ठीक है, फिर कंप्रेस करती है, फिर एक्सपेंड करा देती है, फिर कंप्रेस। क्या? कौन कह रहा फिक्स्ड है? अगर इलास्टिक सॉलिड ना हो तो इसका मतलब उसमें नहीं चल पाएगी। उसी में चल पाएगी जो इलास्टिक हो, जो अपनी वॉल्यूम को बढ़ा सके, कम कर सके। अरे तुम 9th में पढ़ा था ना यार, अब तुम ड्रॉपर हो तुम। यही तो होता है, छोटे में नहीं पढ़ाते ना सब कुछ, तभी तो ज्यादा बड़ी क्लास तक पढ़ना पड़ता है। किसी को एलकेजी में ही सब पढ़ा देते तो बेचारा आगे पढ़ता ही नहीं, है ना। मतलब लॉजिक ये है कि जैसे जैसे हम
बढ़ते जाए ना आगे, तो हमें ये समझ में आया कि पहले हमें पास कम ज्ञान था और फिर ज्यादा हो गया। हाँ, अब सॉलिड में तेज क्यों जाता है, ये एक बात है ना। देखो, अगर हम स्पीड की बात करें ना, तो जो स्पीड इन सॉलिड्स होती है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है, अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस अपॉन सॉलिड की डेंसिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम खुद ये रख के देख सकते हैं कि इनकी वैल्यू ज्यादा आएगी। अच्छा, अगर हाँ, यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा होता है ना, दोनों ही ज्यादा होते हैं, डेंसिटी भी ज्यादा है तो यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर एयर की आप बात करें तो आपने सुना होगा अराउंड 330 मीटर पर सेकेंड होती। अगर आयरन में चले तो उसकी वेलोसिटी होती है लगभग 1600 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब वैल्यू रख के हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर स्पीड मान लीजिए लिक्विड्स में या गैसेस में देखिए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया गया तो वो निकला अंडर रूट बी बाय रो बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। ये सारे फॉर्मूले डिराइव करके निकाले गए। ये फॉर्मूला आप याद कर पाएंगे, है ना। अब क्या है, देखो, पहले लोग यही सोचते थे कि सॉलिड में कहां से चलेगा, लिक्विड में कहां से, क्योंकि तब लोगों को ये नहीं पता था कि वॉल्यूम अगर चेंज करनी हो तो जिस भी चीज की वॉल्यूम चेंज हो सकती हो उसमें चल पाएगा। तो पहले क्या था, लोग यही सोचते थे हम बोल रहे हैं और एयर में चल रहा है ना। तो बहुत सारे लोगों ने, अच्छा एक चीज और है, लोगों को फॉर्मूला नहीं पता होता लेकिन वैल्यू पता है। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि साउंड की वेलोसिटी कितनी है, तो पुराने टाइम में लोगों को एक्सपेरिमेंट तो करना आता था बट डेरिवेशन नहीं करना आता था। तो क्या है, अब एक ने सोचा कि चलो साउंड की वेलोसिटी निकालते, तो वो बहुत दूर एक जगह खड़ा हो गया जहां बहुत पहाड़ थे, उसने बोला। अब थोड़ी देर बाद उसने सुना कि इको आया वापस, तो उसने कहा कि ये देख लेते हैं कि कितनी देर के बाद इको आया। अब जैसे मान लो उसने घड़ी देखी और 5 सेकंड के बाद साउंड वापस सुनाई दिया, तो उसने कहा इसका मतलब यहां से वहां गया साउंड, वहां से वापस आया, तो x और x करके 2x उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम मुझे मिल गया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड, तो स्पीड 330 थी, ये लोगों को पहले से पता था। लेकिन ये स्पीड किस वजह से आती, किस फॉर्मूला से आती, वो नहीं पता था लोगों। नहीं, वो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो यार जनरल है ना, पर कोई ये समझा नहीं पाया ना कि अब जैसे क्या हुआ, किसी दूसरी जगह पे जहां गर्मी थी वहां पर हो सकता है थोड़ी स्पीड 330 की जगह 320 निकले, तो लोगों ने कहा यार कोई ऐसी चीज है क्या कि टेम्परेचर ज्यादा हो तो स्पीड बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो कोई फॉर्मूला नहीं दे पा रहा था, तो एक फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने। तो न्यूटन का एक फॉर्मूला था, उसने ये कहा कि देखो बहुत आसान है निकालना। ये बताओ, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऐसा है क्या कि अगर हम बात ना करें तो यहाँ ठंडा मौसम रहे और बात करें तो यहाँ गर्म हो जाए, नहीं होता ना ऐसा। तो उसने कहा इसका मतलब ये जो प्रोसेस है साउंड के चलने की, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो न्यूटन ने ये कहा, यहां लिखते हैं देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड
propagation of sound is an, और लोगों ने कहा बिल्कुल यार ये सही कह रहा है कि टेम्परेचर तो वही रहता है। नहीं तो उस आदमी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन क्या जो मीडियम है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये हो सकता है कि मैं कुछ बोलूं और यहाँ सबका टेम्परेचर बढ़ जाए, लेकिन जो मीडियम है उसका थोड़ी टेम्परेचर बढ़ा यार, है ना। ठीक है, देखो बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ सही कह रहे हो, तो क्या बोलो बोलो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है ना। तो यही तो अब मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर हम ऐसे बोल रहे हैं देखो, तो क्या ऐसा हो रहा है? क्या तुम्हें फील होता है कि यार बहुत ज्यादा गर्मी हो गई हर क्लास के बाद? नहीं ना। वो गर्मी पता वो अपने उसके दिमाग में हो रही होती है, जैसा बोल रहे हैं, है ना। इस पर भी एक वो है लॉजिक, मैं आप लोगों को बताऊंगा एक इस पर, ठीक है। नहीं अभी बाद में बताऊंगा, है ना, ठीक है। नहीं नहीं समय तो सही है ये, लेकिन अभी बता। हाँ, हाँ। अब देखिए, तो अब न्यूटन ने कहा देखो जो आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है ना। तो अगर हम इस इक्वेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, देखिए P फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और यहां तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। तो ये जो P आया ये इक्वल टू आया माइनस V dP अपॉन dV, यानी ये जो P आया ये आया dP अपॉन, अब ये देखो dP मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस है, और माइनस dV अपॉन V का मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन होता था, याद है चेंज। तो ये चीज बल्क मॉडुलस ही तो है। तो न्यूटन ने कहा कि भाई बल्क मॉडुलस यहाँ प्रेशर के बराबर है, इसका मतलब जो फॉर्मूला लगना चाहिए ना वेलोसिटी के लिए, अंडर रूट बी बाय रो की जगह बी को पी कर दिया। तो न्यूटन के हिसाब से ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो लोगों ने कहा हाँ आ सकता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दे, देखो एयर का प्रेशर तो अपने को पता ही है ना, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। एयर की डेंसिटी भी पता है 1.29, है ना। तो रख के देखते हैं वैल्यू। प्रेशर एयर का होता है 101,298 और डेंसिटी है 1.29। देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। आ गया ना। अब देखो जो फॉर्मूला पहले डिराइव हुआ था वो ये हुआ था ना, अंडर रूट बी बाय रो, तो बी की वैल्यू पी के बराबर है ना। अच्छा तो कितना आ रहा था, अंडर रूट, एक मिनट, 101,298 डिवाइड बाय 1.29, देखो 78525 आ रहा है। अब इसका ले लेते हैं रूट, तो जब इसका रूट लिया ना तो आया, लेकिन ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू से मैच ही नहीं हुई, क्योंकि वैल्यू लोगों को पता थी। तो लोगों ने कहा कि ये न्यूटन का फॉर्मूला गलत है, दिस इज द रॉन्ग फॉर्मूला। नहीं नहीं लिखना है, पर ये है कि ये गलत है, लेकिन न्यूटन ने कहा कि नहीं सही है। हो सकता है तुम्हारा कैलकुलेशन गलत हो, क्योंकि न्यूटन ने कहा कि बता दो मुझे अगर टेम्परेचर बदलता हो तो, और ये बात सही भी थी कि टेम्परेचर नहीं बदलता है कि नहीं। तो इसीलिए फिर न्यूटन का जो फॉर्मूला था ना उसको सही किया एक और आदमी था, लाप्लास, इसने इसको करेक्ट किया। तो इसलिए अपन फॉर्मूला तो न्यूटन का ही पढ़ रहे हैं, लाप्लास ने सिर्फ इस फॉर्मूले को सही किया था।
ये यार ये तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है ना, प्रेशर होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, और वॉल्यूम स्ट्रेन होती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। तो लाप्लास ने ये कहा कि बिल्कुल सही बात है जो न्यूटन कह रहा है कि जब साउंड चलता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन वो बोला कि एक्चुअली ना न्यूटन कंफ्यूज है, न्यूटन को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं। हमें क्या करना है, हमें स्पीड निकालनी है साउंड की, और न्यूटन बात कर रहा है सराउंडिंग की। उसने कहा कि होता क्या है कि जब एक आदमी बोलता है, तो जैसा कि स्पीड तो लोगों को पता है 330, तो उसने कहा कि जब वो बोलता है ना तो वो वेव, बिल्कुल सही है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, पर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वेव इतना तेज चलती है कि उसे सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज करने का समय ही नहीं मिलता। अगर ये वेव धीरे चलती होती तो ये सराउंडिंग को हीट दे सकती थी, और फिर हो सकता है कि टेम्परेचर बदल जाता। तो उसने कहा कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज बिकॉज वेव डज नॉट गेट टाइम टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग्स। तो उसने कहा कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि जब साउंड चल रहा है ना, तो साउंड की वेव के लिए डेल्टा क्यू 0 होना चाहिए। मतलब कि साउंड की वेव के लिए जो प्रोपगेशन है ना वो एडियाबैटिक होना चाहिए। तो भले ही रूम आइसोथर्मल है, पर साउंड का चलना आइसोथर्मल नहीं है, साउंड का चलना एडियाबैटिक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन होता है ये पी वी टू द पावर गामा इस कांस्टेंट, सुना है ना आप लोगों ने, पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब इस हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू, अब देखो v की पावर गामा को डिफरेंशिएट करोगे तो गामा आएगा, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस फिर सेकंड फंक्शन लिखा और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये चीज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये बना। समझ में आया? फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस। तो अब इससे बन गया गामा पी v की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस v की पावर गामा dp अपॉन dv। तो गामा p v की पावर गामा माइनस 1 को लिख दो v की पावर गामा अपॉन v। तो देखो v की पावर गामा कैंसिल हो गया, तो गामा p आया माइनस, इधर चला गया, तो गामा p बन गया माइनस dp अपॉन, माइनस भी इधर ले जाए क्या अंदर, देखो dp ऊपर लिख दिया अपॉन माइनस, ये देखो अब ये हो गया ना बल्क मॉडुलस। तो ये डेरिवेशन करके लाप्लास ने प्रूव किया कि बल्क मॉडुलस p नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, गामा p होना चाहिए। गामा, अब एयर में यार कौन कौन सी गैस होती, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन और उससे कम है, पर मेजरली तो यही दो गैसेस हैं। तो नाइट्रोजन भी डायटोमिक गैस है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक गैस है, तो उन दोनों का ही गामा 7/5 है। तो उसने कहा यहाँ गामा की वैल्यू अपन 7/5 रखते हैं, और जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का वो अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो होना चाहिए, क्योंकि बी बाय रो था ना, बी की जगह गामा पी। तो अब देखो रखते हैं, गामा कितना 1.4, पी कितना 101,298, रो कितना 1.29। समझ में आया क्या किया, बताइए। अब देखते हैं जरा,
1.4 इंटू 101,298 डिवाइड बाय 1.29, ये आ रहा है 109,935। इसका रूट लेते हैं। देखो, तो जब इसका रूट लिया ना तो ये आ गया, तो मैच हो गई वैल्यू एक्चुअल। तो आपको समझ में आया कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अंडर रूट गामा पी बाय रो, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। अब जैसे पीवी होता है एनआरटी, यहां एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। तो पीवी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल को लिख सकते हैं मास अपॉन, तो ये एम नॉट उधर चला गया, एम अपॉन वी इंटू आर टी। एम अपॉन वी क्या है? डेंसिटी। तो पी एम नॉट इज इक्वल टू रो आर टी। अब रो इधर चला गया तो पी अपॉन रो, है ना? तो पी अपॉन रो वो है, तो ये बन गया अंडर रूट गामा आर टी बाय एम नॉट। तो ये दो फॉर्मूले अपन यूज करते हैं, एक तो अंडर रूट गामा पी बाय रो और एक अंडर रूट गामा आर यानी गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, एम नॉट मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो स्पीड बढ़ जाती है ना, साउंड की स्पीड। बस एक दो पॉइंट और आज बताता हूं, फिर उसके बाद ये साउंड का बेसिक खत्म हो जाएगा। कर लिया? एक आपको याद है इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी आपको मैंने बताया भी था, है ना? तो इंटेंसिटी के बारे में लिख लेते हैं एक पॉइंट। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, व्हाट इज इंटेंसिटी? अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इट इज द एनर्जी carried by the sound wave per unit area per unit time। तो बेसिकली इट इज एनर्जी, मतलब अगर अब साउंड तो अपने को डिटेक्टेबल है ना, कोई बोलेगा
तो अपने को सुनाई देगा। अब इंटेंसिटी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो आपको आवाज तेज सुनाई देगी। कम इंटेंसिटी है तो नहीं सुनाई देगी, कम सुनाई देगी, है ना। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, याद है कौन सी वेव की मदद से हम सुन पाते थे, मैंने आपको बताया भी था, प्रेशर वेव। हमेशा याद रखिएगा, इसको चाहे तो लिख भी लीजिए यहाँ पे। यूज्ड फॉर हियरिंग, सुनने के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं, ना सुनाई देती है ना दिखाई देती है, बस इस वेव की मदद से हम सुन पाते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए जो प्रेशर का डिफरेंस कर पाए। ऐसे केस में हमारे ईयर में ईयर ड्रम है जो प्रेशर का डिफरेंस बताए। अगर ईयर ड्रम नहीं होता तो हम कोई आवाज नहीं सुन पाते। तभी नहीं होता कि कहते हैं कि ईयर ड्रम गॉट पंक्चर्ड एंड आई एम नॉट एबल टू, ऐसा एक होता है ना, यही लॉजिक है। हाँ, दो आंखें दो कान होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है उससे हमें ये नहीं समझ में आता कि आवाज कितनी दूर से आ रही है ना, कितनी दूर से। वैसे कानों का मेन पर्पस सुनना नहीं है यार, कानों का मेन पर्पस शायद कुछ और है। हाँ है, वो तो एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया, क्योंकि पहले जरूर ऐसे लोग होते होंगे जो नहीं सुन पाते होंगे, वो किसी और तरीके से उंगलियों से प्रेशर वो करते होंगे, फिर धीरे 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 डेवलप होता चला गया। यही लॉजिक है। हाँ हाँ हाँ, जो लोग मतलब कहीं ना कोई चीज की मदद से आप सुन वो कर सकते हैं। प्रेशर का डिफरेंस यदि आपको मेजर करना, अब हमारी बॉडी कानों की मदद से सुन पा रही है, तो हमने कभी दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर ही नहीं किए। नहीं तो हो सकता है कोई और ऑप्शन होता। जिन पे नहीं है कान, जिन जानवरों पे, वो कोई और तरीका यूज करते हैं। वो सुनना मतलब ये नहीं कि कान हो तो आवाज सुनाई दे, सुनने का मतलब बस प्रेशर के वेरिएशन को डिटेक्ट कर पाना। ठीक है ना। ये देखो, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक ये होता है, पी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 रो वी। बस ये फॉर्मूला ऐसे ही मैंने लिखवा दिया कि बाई चांस कभी ये फॉर्मूला ही पूछ ले। यहाँ पी नॉट का मतलब है प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड, रो का मतलब है डेंसिटी, वी का मतलब है वेलोसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब बेसिकली एनर्जी है। अब जैसे कोई तेज बोले, धीमा बोले, तो क्या कर रहा है वो, एनर्जी कभी ज्यादा एमिट कर रहा है, कभी कम एमिट कर रहा है। हाँ, डेंसिटी तो एयर की जिसमें चल रहा है, ठीक है। तो एक ऐसी इंटेंसिटी होती है जिसपे हमें जस्ट सुनना शुरू होता है। अगर कोई उस इंटेंसिटी से भी कम बोले ना, तो हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। वो इंटेंसिटी जो सबसे मिनिमम, क्या नहीं, लेकिन उसे पता होगा ना मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए उसे फील हो जाता है। मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी, ये होती है आई नॉट, और ये होती है 10 टू द पावर -12, और यूनिट ये है देखिए इंटेंसिटी की, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर इससे कम इंटेंसिटी का साउंड होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। हाँ, ह्यूमंस के लिए हमें तो बहुत ही कम हिस्सा सुनाई देता है ना, सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, दिखाई भी हमें बहुत कम हिस्सा देता है,
दिखाई भी, जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है उसका हमें सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा दिखाई भी देता है, थोड़ा सा ही हिस्सा सुनाई देता है ना। मतलब ह्यूमन बीइंग्स की एबिलिटी बाकियों से बहुत ही कम है। ठीक, ये समझ में आया। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना ये जो इंटेंसिटी थी कि कितना तेज सुनाई देगा कितना धीमे सुनाई देगा, उसके लिए एक टर्म बना दिया, लाउडनेस। कि हम किसी साउंड को कहते हैं ये लाउड है, ये नहीं है लाउड, ठीक है। तो व्हाट इज एक्चुअली लाउडनेस? तो लाउडनेस इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ अ गिवन intensity with the minimum इंटेंसिटी। कोई भी जो गिवन इंटेंसिटी है उसका कंपैरिजन जो मिनिमम इंटेंसिटी हमें सुनाई देती है उससे। इसका सिंबल तो होता है बीटा और इसकी वैल्यू होती है 10 लॉग, लॉग ये ई वाला नहीं, नेचुरल लॉग नहीं, सिंपल लॉग, आई अपॉन आई नॉट। आई नॉट का मतलब है वही मिनिमम वाली इंटेंसिटी 10 की पावर -12, और आई मतलब अगर आपको कोई इंटेंसिटी दी हुई है, आपको पता करना है कि कितनी लाउड है, तो ये जो बीटा है ना, इसकी यूनिट हो जाती है डेसिबल। हाँ, यहाँ बेस पे भी 10 है, सही। हाँ, लाउडनेस प्रॉपर्टी है, हमने खुद बनाई, उसको लाउडनेस थोड़ी कहते। वो तो एक्चुअली फिर उन्होंने ना ऐसे बना दिया कि यार लॉग में कुछ ले लो तो उसे डेसिबल लिख दो। बीटा के, बीटा डायमेंशन लेस है यार, लॉग है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर का साउंड है तो कोई बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है। 1 वॉट का मतलब हुआ 1 जूल पर सेकेंड। तो इसकी लाउडनेस कितनी होनी चाहिए? हाँ, सही है बिल्कुल। देखो बीटा कितना होना चाहिए, 10 लॉग आई हो गया 1, और आई नॉट है 10 की पावर -12। तो ये जो 10 की पावर -12 है, इसको आप ऊपर ले जाएं तो ये 10 की पावर +12 हो जाएगा। तो ये बनेगा 10 लॉग 10 की पावर 12। अब आप क्या कर सकते हैं, ये पावर को सामने ले जा सकते हैं, तो 10 × 12 करके 120 लॉग 10, और लॉग 10 होता है 1। तो आप सोचिए सिर्फ 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर हमारे लिए कितना है, 120 डेसिबल। ठीक है, और वैसे अगर हम देखें ना तो 120 डेसिबल कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। एक 120 डेसिबल का मतलब हुआ, अगर कोई बाइक की आवाज हमें सुनाई दे रही हो, है ना, बुलडोजर चल रहा हो, जैसे कोई रॉक कॉन्सर्ट हो रहा हो, हथौड़ा ऐसे दीवार पे टकरा हो, तो वो 120 से 130 डेसिबल की आवाज होती है। क्या, जब रॉकेट चलता उड़ता है ना, तो उसकी जो आवाज है वो 170 डेसिबल है।
तो नॉर्मल हम बात कर रहे होंगे तो बहुत ही कम होगा, मुझे नहीं, डेसिबल में तो ज्यादा होगा, 30-40 डेसिबल होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो कोई डाउट? तो बेसिक्स ऑफ साउंड हो गया। अब इसके बाद ना, अब चूंकि स्टेशनरी वेव अपन ने पढ़ लिया था ना, नोड एंटी नोड, दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता था, है ना, एंटी नोड और नोड के बीच का λ/4 होता था। तो अब एक टॉपिक आएगा, उसका नाम है ऑर्गन पाइप, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और एक और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 15-20 मिनट का ही है, बीट्स। शायद डॉपलर इफेक्ट उन्होंने हटा दिया है सिलेबस से, है ना। तो ये दो ही टॉपिक हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर अगली क्लास में ही कर लेंगे, है ना। हाँ, अगली क्लास में या उसके अगले वही आधे घंटे में, दिवाली से पहले तो हो ही जाएगा 11th खत्म। फिर 12th स्टार्ट कर देंगे, है ना।